दोस्तों आप सभी का स्वागत है वैल्यू इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस वीडियो के अंदर बात करेंगे IRFC के शेयर के ऊपर, यानी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के शेयर के ऊपर। क्या क्या गलत हो रहा है IRFC के अंदर, इस वीडियो के अंदर एक डिटेल एनालिसिस करेंगे, डेटा एनालिसिस करेंगे IRFC का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, रिसेंटली ना कंपनी के Q3 के नंबर्स आए हैं। अब मैं नंबर्स आपको नहीं बताने वाला हूँ, बस आपको बताने वाला हूँ कि इस नंबर के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। आप ध्यान से देखोगे, IRFC का क्वार्टरली रिजल्ट आया जिसमें कंपनी ने सेल्स किया था 6,763 करोड़ का। लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसका सेल्स ग्रोथ देखोगे तो सिर्फ आपको देखने को मिलेगा 0.40%, यानी सेल्स ग्रोथ ना के बराबर है। अगर मैं आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट कार्ड यहाँ पर दिखा दूँ, सो नेट प्रॉफिट अगर आप देखोगे इसका, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसको हम PAT भी कहते हैं, वो सिर्फ आपको देखने को मिल रहा है 1631 करोड़ का। और इसका भी ग्रोथ अगर आप देखोगे सिर्फ 2% के आसपास का है ईयर ऑन ईयर बेसिस का। यानी प्रॉफिट के अंदर भी उतना ग्रोथ नहीं है और सेल्स के अंदर भी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे उतना ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिला है। अब दोस्तों यहाँ पर एक डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, आप देख सकते हो। इस डेटा के अंदर आपको बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर, बजट और EBR। अब इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 ये फाइनेंशियल ईयर है, जिसमें जो बजट है वो आपको देखने को मिला था सिर्फ 1.1 लाख करोड़ का। बजट अच्छा था, 1.1 लाख करोड़ का बजट था। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इसमें बजट मिला था रेलवे को 1.4 लाख करोड़ का। उसके बाद 2023-24 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें बजट मिला था 2,40,000 करोड़ का। और उसके बाद देख सकते हो 24-25 का जो बजट था उसमें मिला था 2,52,000 करोड़ का बजट। और अभी का जो बजट है 2025-26 उसमें भी जो बजट मिला है रेलवे को 2,52,000 करोड़ का। सो आप देख सकते हो कि बजट अगर हम देखें ग्रोथ परसेंटेज के हिसाब से कमाल का है, क्योंकि 2021-22 से कंपेयर करेंगे 2025-26 को तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ऑलमोस्ट 1.5x, 1.5 गुना ज़्यादा बजट है। सो बजट के अंदर प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किधर है दोस्तों? प्रॉब्लम है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज एलोकेशन के अंदर, जिसको हम कहते हैं EBR। अब एक्स्ट्रा बजटरी एलोकेशन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आप देखोगे 21-22 में 71,000 करोड़ का EBR था। कमाल की बात है, बहुत अच्छा EBR है। उसके बाद 2022-23 में अगर आप देखोगे 1,01,500 करोड़ का EBR था। कमाल की बात है। फिर 2023-24 में घट के हो गया 50,000 करोड़ के आसपास। फिर दिक्कत शुरू होती है 2024-25 फाइनेंशियल ईयर से, जब जो EBR है वो सिर्फ सरकार ने दिया है 10,000 करोड़ का। उसके बाद 25-26 के अंदर भी जो EBR है वो मिला है सिर्फ 10,000 करोड़ का। एक समय पर EBR होता था 1 लाख करोड़ का, अब घट के हो चुका है सिर्फ 10,000 करोड़ का। सो ये सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों रेलवे सेक्टर के अंदर। अब रेलवे सेक्टर के अंदर जब इतनी बड़ी दिक्कत है, सो यहाँ से EBR के वजह से शेयर क्यों इम्पैक्ट हो रहा है। सो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, EBR का मतलब होता है एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज। अब ये जो एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज है ना, ये काफ़ी काम आता है। और इस वजह से क्या होता है दोस्तों कि जो कंपनीज होती है, जैसे RVNL हो गया या रेलवे कंपनी से, उनको ज़्यादा प्रोजेक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं अगर ज़्यादा EBR होता है। अगर कम EBR होगा तो उनको प्रोजेक्ट्स कम मिलेगा। तो इसी वजह से यहाँ पर जो IRFC है, जो रेलवे को फाइनेंस करती है, उनको डिबर्समेंट करने का मौका कम मिलेगा, क्योंकि जितना मार्केट के अंदर कम प्रोजेक्ट आएगा उतना ही कम कंपनीज़ को फाइनेंस करना पड़ेगा। और जब कम फाइनेंस करना पड़ेगा तो आप सभी को पता है कि जो IRFC का सेल्स है या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है वो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो सिंपल सा मतलब है, डिबर्समेंट बढ़ने के लिए EBR का बढ़ना पड़ेगा। और EBR अगर बढ़ेगा तो कंपनी के अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट होता है, जो मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर बताता हूँ, जो एसेट होता है कंपनीज़ के पास, वो यहाँ पर ड्रॉप करेगा। अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल एसेट की बात करूँ, सो है 4,94,348 करोड़। और अगर आप देखोगे ना, कुछ समय से बढ़ा ही नहीं है। बीच में बढ़ा 2,75,000 करोड़ से 3,80,000 करोड़ का हुआ, फिर 4,50,000 करोड़ का हुआ, 4,90,000 हुआ। उसके बाद देखिए 4,85,000 करोड़, 4,94,000 करोड़। बढ़ रहा ही नहीं है, ज़्यादा बढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं बढ़ा है? बिकॉज एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज नहीं मिला है, EBR नहीं मिला, डिबर्समेंट नहीं मिला है उतना, और उसके साथ साथ
AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आपको उतना देखने को नहीं मिला है। फॉर एन एग्जाम्पल एक सिंपल सा कैलकुलेशन करते हैं। सो कैलकुलेशन ये है, जिसे मान लेते हैं रेवेन्यू था हमारा, ईयरली बेसिस का रेवेन्यू मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पे आऊँगा, सिंपल है 26,645। इसको टाइप करेंगे, 26,645 करोड़ का यहाँ पर हमारा रेवेन्यू है। इसको यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेस अगर आप देखोगे 10,000 करोड़ का है, और इंटरेस्ट रेट में मान लेता हूँ 8% का। तो कैलकुलेशन सिंपल सा है दोस्तों, कैलकुलेशन बिल्कुल सिंपल सा है। हमें क्या करना है, 10,000 करोड़ को यहाँ पर रखना है इंटू 8%। 800 करोड़ का नंबर आएगा, 800 करोड़ ये नंबर मिल गया, हमें आगे बढ़ना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 800 करोड़ हमें मिल चुका है, प्लस करेंगे। उसके बाद हमारा रेवेन्यू था 26,645 करोड़, ओके, प्लस करेंगे और हम यहाँ पर देखेंगे आंसर क्या निकल कर आ रहा है। सो आंसर निकल जाएगा 27,445 करोड़ के आसपास। अब मैं आपको दिखाता हूँ करंट TTM क्या है। करंट TTM कितना चल रहा है, 26,902 करोड़। कितना डिफरेंस है, 27,445। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ग्रोथ परसेंटेज है वो मिनिमम टू मिनिमम 0.96% है ओनली, इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। सो ये बहुत बड़ी दिक्कत है दोस्तों IRFC की, क्योंकि इस कंपनी का क्या कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिपेंड है बजट्स के ऊपर, और उसके साथ साथ बजट के साथ साथ ना ये डिपेंड है EBR के ऊपर। जब कंपनी का EBR अच्छा हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज कंपनीज को अच्छा मिलने लगेगा, सेक्टर को अच्छा मिलने लगेगा, सो क्या होगा, डिबर्समेंट बढ़ेगा, फिर फाइनेंस की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, और डिबर्समेंट बढ़ेगा सो कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ेगा। एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है तो कंपनी का सेल्स बढ़ेगा, कंपनी का सेल्स बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक है। अब यहाँ पर दोस्तों आगे क्या, किस वजह से शेयर प्राइस बढ़ सकता है वो हम देखेंगे। सो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत समय पहले एक इन्वेस्टर मीटिंग था जिसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने काफ़ी अच्छे सवाल पूछे थे, और इसमें से 2 सवाल मुझे काफ़ी अच्छे लगे। एक है 5th पेज पर जो पूछा गया है अक्षय पाटिल के द्वारा। सो अक्षय पाटिल ने यहाँ पर ना बहुत अच्छा सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि पिछले 3 क्वार्टर से जो रिज़ल्ट है वो यहाँ पर टॉप लाइन और बॉटम लाइन, टॉप लाइन का मतलब होता है रेवेन्यू और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो सेम नहीं है, स्टैगनेंट है, यानी बिल्कुल सेटल हो चुके हैं, एक ही नंबर बार बार आपको देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पर कंपनी ने उसका रिस्पांस किया, मनोज कुमार दुबे ने। उन्होंने कहा इसका रीज़न है कि हम यहाँ पर वेंचर आउट करना चाहते हैं अपने रेलवे बिजनेस को, और हमारा जो मार्जिन है ना वो 40 पैसे से लेकर 35 पैसे तक फिक्स है। रेलवे के अंदर अगर हम फाइनेंस करते हैं तो इतना हमारा मार्जिन फिक्स है, लेकिन अगर हम रेलवे के बाहर जाएंगे तो हमारे मार्जिन काफ़ी बढ़ जाएंगे। हमारा मार्जिन यहाँ पर हो सकता है 3 गुना से लेकर 5 गुना तक। ये दोस्तों यहाँ पर इनका मानना है, यानी रेलवे के अलावा कोई दूसरे सेक्टर में अगर हम फाइनेंस करेंगे तो 3x to 5x हमारा मार्जिन हो सकता है। ये दोस्तों यहाँ पर कंपनी के जो आप कह सकते हो ऑपरेटर्स हैं, कंपनी का मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या किया है, इनका सिंपल सा कहना है कि रेलवे के अलावा हम यहाँ पर फाइनेंस करने वाले। और एक खबर भी आई थी दोस्तों, आपको याद होनी चाहिए, मैं आपको खबर बता भी दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, देख लेना। अब यहाँ पर 8 पेज पर मैं आपको 8वें पेज पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर एक और इन्वेस्टर्स ने इनसे पूछा, रितिका दुआ ने काफ़ी अच्छा सवाल पूछा। इन्होंने इनसे सवाल किया है कि सर नॉन रेलवे बिजनेस के अंदर आपको कैसे परमिशन मिलेगा, आप तो रेलवे के अंदर काम करते हो, आप रेलवे सेक्टर की कंपनी हो। तो इनका मानना है कि जो कंपनीज रेलवे के अंदर है उनको रेलवे के अंदर ही काम मिलेगा, लेकिन इसमें दोस्तों एक लूप होल है जो कंपनी यूज़ करना चाहती है। वो क्या है, जैसे मान लेते हैं एक पावर प्लांट है लेकिन वो रेलवे का है, तो उसमें ये कंपनी क्या कर सकती है, फाइनेंस कर सकती है। तो अगर थोड़ा सा भी रिलेटेड होगा ना वो बिजनेस रेलवे के अंदर, सो ये कंपनी उसको फाइनेंस करेगी, वो भी 3x 5x मार्जिन के साथ। लेकिन इसको डेफिनेटली बहुत टाइम लगेगा। अभी NTPC के साथ एक MOU साइन किया है, सो वो भी एक रेलवे कंपनी है, बट आप कह सकते हो कि उनका रेलवे के साथ थोड़ा सा लिंकेज है। तो थोड़ा भी लिंकेज अगर रेलवे के साथ हुआ सो IRFC हायर मार्जिन पे फाइनेंस करने के लिए रेडी है, और हायर मार्जिन पे फाइनेंस होगा सो यहाँ से शेयर प्राइस के अंदर दिक्कत नहीं आएगी। सो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अभी भी आपके कुछ डाउट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर।